हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इवापोरेशन के बारे में स्टडी कर लिया था कि इवापोरेशन क्या होता है। आज देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इवापोरेशन को प्रभावित करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं वो इवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे या प्रभावित करेंगे। तो वो फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो जो सरफेस एरिया है वो अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर हमने सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया, ठीक है, तो इवापोरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर एग्जांपल की बात कर ले हम लोग, जो आपके यहाँ दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट है वो समझा रहा हूँ, जो कि एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है। अगर हम हमारे क्लोथ्स की बात कर लें तो क्लोथ्स को हम क्या करते हैं, उसको पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं सुखाने के लिए। कहीं आपने ऐसा देखा है कि हम कपड़े सुखा रहे हैं और उसको एक बिल्कुल एक उसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से उसको उसकी गांठ बांध के और उसको हमने रख दिया, तो वो क्या सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो गया, उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम फैलाते क्यों हैं कपड़ों को? ताकि उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो कैच कर पाए। उसका सरफेस एरिया हमने ज़्यादा कर दिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एयर के कांटेक्ट में आ पाए। सरफेस एरिया हम ज़्यादा कर दिया, इसीलिए इवोपरेशन है उसकी रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हमारे कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि सरफेस एरिया हमने ज़्यादा कर दिया तो इससे इवोपरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे ना, तो ज़्यादा पार्टिकल्स है वो एस्केप होंगे, ठीक है। वो ज़्यादा पार्टिकल्स है वो एनर्जी को कैच करेंगे और निकलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कैसे? जैसे हमने ना, ये हमने एक जो भेड़ होती है ना, बकरी या भेड़, उसका एक हमने बाड़ा ले लिया, ठीक है। ये ले लिया हमने, यहाँ पे ये बाड़ा ले लिया। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी भेड़ बकरियाँ इकट्ठी कर रखी है। अब हमने देखो इसका गेट है ना वो छोटा रखा है, गेट है वो छोटा रखा है। अब यहाँ गेट से क्या समझे आप? सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको निकालने के लिए हमने गेट बिल्कुल छोटा रख दिया। अब क्या होगा कि हमें इन भेड़ बकरियों को यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वो बहुत ही कम निकल पाएंगी, बारी बारी निकलेंगी, ठीक है। मतलब ये सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होगा तो भेड़ क्या निकलेंगी, कम निकलेंगी, ठीक है। तो मतलब इससे आप क्या समझे कि सरफेस एरिया कम है तो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, बारी बारी निकलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने ये भेड़ों का जो बाड़ा है उसको हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, उसका जो गेट है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं, और ये बाड़े का जो गेट है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब देखिए, अब ये गेट बड़ा हो गया, अब भेड़ बकरी आसानी से बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल पाएंगी। मतलब हमने सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स आसानी से बाहर निकल पाएंगे, समझे? ठीक है, समझे। तो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर है उसका इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा हमारा, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे इवापोरेशन के ऊपर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन हमारा वो इंक्रीज होगा, इवापोरेशन का जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि हम बात करें, एक हमने ठंडे पानी का गिलास ले लिया, एक हमने गर्म पानी का गिलास ले लिया, तो गर्म पानी का जो गिलास है उसके अंदर जो वाटर है उसका इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है। या हम ये भी कहें कि इवापोरेशन है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी आएंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थी पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा टूटनी शुरू होगी, और पार्टिकल्स ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, और वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यह था टेम्परेचर का प्रभाव, हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे इवोपरेशन की रेट है उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, टिल बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज। ये क्या है? ये है हमारा कि जो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारी वो कितनी मजबूत है या वो कितनी कमज़ोर है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, अगर जो हमारे अलग अलग लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वो अलग अलग होगी। जैसे पानी के लिए अलग, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स है वो अलग होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। और हमने बात कर ली
अल्कोहल की बात कर लूँ, उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो अलग होगी, ठीक है, किसी में वीक होगी, किसी में स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो इंटर पार्टिकल की जो फोर्स है आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इवापोरेशन। अब कैसे करेगा, जैसे मैं बताता हूँ, ऐसा लिक्विड जिसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो हमारा इवापोरेशन है उसकी रेट क्या होगी, कम होगी, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण जो इवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम मान लें कोई लिक्विड है, उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में वीक फोर्स है, अगर वीक फोर्स होगी, वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी इवापोरेशन है उसकी रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, इथर इवापोरेट्स मोर रैपिडली देन इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल से इथर है वो ज़्यादा इजीली इवापोरेट होता है, क्यों, क्योंकि इथाइल जो इथर है उसकी जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इथाइल अल्कोहल से कम है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देते ही इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। वाइल इथाइल अल्कोहल इवापोरेट्स क्विकर देन वाटर। अगर बात कर लें इथाइल अल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन करें तो इथाइल अल्कोहल वो जल्दी इवापोरेट होगा वाटर से, क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल की जो अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो वाटर से भी कम है, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की भी। ह्यूमिडिटी या हम बोल दें नमी बोल दें, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारी सराउंडिंग है उसके अंदर वाटर वेपर है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही, अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब हमारा जो सराउंडिंग है उसके अंदर जो वाटर वेपर है ज़्यादा है, तो हमारी इवापोरेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हमारी सराउंडिंग में वाटर वेपर है वो बहुत ही कम है, तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा कोई सरफेस एरिया, यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। अब सराउंडिंग के अंदर हमारा वाटर है वो पहले से ही बहुत मौजूद है, ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो वाटर है हमारा जो सरफेस है इसके ऊपर जो वाटर है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सरफेस के ऊपर वाटर है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएगा अपनी सराउंडिंग में। क्यों नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर है वो पहले से ही मौजूद है, इसको जाने के लिए वहाँ पे पहले से ही जगह कम है, ठीक है। तो मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम एग्जाम्पल की बात कर ले, वी स्वेट ए लॉट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अगर गर्म मौसम की बात कर ले या ह्यूमिड वेदर की बात कर ले, नमी वाले, जैसे बारिशों में जो ह्यूमिड वेदर होता है, मतलब सराउंडिंग के अंदर जो हमारी जो वाटर वेपर्स होती हैं बारिश के मौसम में वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, ठीक है। द क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर बिकॉज इन समर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो। अगर बात करें जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं सर्दियों से, क्यों, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारा इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा और जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। अगर थर्ड बात करें हम लोग, इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई सो इट टेक्स मोर टाइम टू ड्राई द क्लोथ। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि जो नमी है ना, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, नमी ज़्यादा होगी तो पहले से ही वाटर मौजूद है उसके अंदर, ठीक है, तो हमारे जो कपड़े हैं उसके अंदर जो वाटर है उसको जाने के लिए कम जगह होगी हमारी सराउंडिंग में, तो इसीलिए कपड़े क्या होंगे, थोड़ा सा लेट सूखेंगे। अगर हम वापस देखें जो हमारा अगर हम वापस देखें तो जो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल था इसमें हमने क्या देखा, वी स्वेट ए लॉट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। मतलब अगर हम देखें गर्म मौसम में तो हमें ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है, पसीना सूख भी जाएगा, क्यों, क्योंकि गर्मी के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बाहर की होगी, वो क्या होगी, कम होगी, तो हमारा पसीना है वो सूख भी जाएगा। लेकिन अगर हम ह्यूमिड वेदर की बात करें ना तो उसके अंदर पसीना तो ज़्यादा आएगा हमें, क्यों, क्योंकि जो गर्मी है वो तो उतनी की तो नहीं है, लेकिन पसीना सूखेगा नहीं जल्दी से। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी चिपचिपी हो जाती है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पसीना तो आता है लेकिन वो सूख नहीं पाता। क्यों नहीं सूख पाता? क्योंकि बारिश के मौसम में पहले से ही सराउंडिंग के अंदर के वो वाटर क्या है, मौजूद है, इसीलिए हमारा पसीना जल्दी से नहीं सूखेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ह्यूमिडिटी के एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात कर लें स्पीड ऑफ विंड। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड। अब बात करें हम कि जितनी तेज़ हवा चलेगी या जितनी विंड है हमारी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उतना ही इवापोरेशन ज़्यादा होगा। कैसे होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई भी है वो वाटर सोर्स है, ये हमारा कोई भी वाटर का है वो सोर्स है। ठीक है, हमने ये ड्रा कर लिया वाटर का सोर्स हमारा, लेक, पॉन्ड या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे समझो। ठीक है, अब ये है हमारा पूरा का पूरा सराउंडिंग, और यहाँ पे जो हवा है, और यहाँ पे जो हवा है वो क्या चल रही है, तेज़ चल रही है, बहुत ही स्पीड से चल रही है। अब देखें, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हवा तेज चल रही है तो मतलब गर्मी है वो तो उतनी की उतनी है। टेम्परेचर को तो हम यहाँ पे रख ही नहीं रहे, साइड में रख दिया। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ले लिया, टेम्परेचर की बात नहीं करें हम, तो सिर्फ स्पीड की बात करें। तो टेम्परेचर है जैसे मान लिया हमने 45 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है, हवा चल रही है, तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पे इवापोरेशन होगा। ठीक है, इवापोरेशन होगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रही है, हवा तेज चल रही है तो वो वाटर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, हवा तेज चलने के कारण ये वाटर है यहाँ से इस सरफेस एरिया के ऊपर से जल्दी से निकल जाएगा, हवा के साथ निकल जाएगा। ठीक है, हवा के साथ निकलते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब पानी की यहाँ फिर से कमी होगी, और वाटर यहाँ पे आएगा इवापोरेट होके, और वाटर यहाँ पे इवापोरेट होके आ गया। क्योंकि हवा की जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो ये वाटर भी हवा अपने साथ ले जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी सरफेस के ऊपर फिर से कम होगी, और वाटर आएगा, हवा फिर से अब इसको साथ ले जाएगी, ह्यूमिडिटी फिर कम होगी, फिर और वाटर आएगा। तो मतलब जितनी हवा तेज चलेगी उतना ही हमारा जो इवापोरेशन है वो बढ़ेगा। अगर हम बात करें आगे नेचर ऑफ लिक्विड की भी बात करें, सिक्स्थ हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द लिक्विड पॉइंट लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट है मोर टेंडेंसी टू इवापोरेट। अगर बात कर लें नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा इवापोरेशन। जैसे कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसमें इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो उसका इवापोरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, जितना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा उतना इवोपरेशन क्या होगा हमारा, फास्ट होगा। ठीक है, जल्दी होगा। तो ये थे हमारे इवापोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये थे हमारे फैक्टर। आपको ये फैक्टर याद करने हैं, आपको ये फैक्टर राइट भी करने हैं। ठीक है, लर्न करने हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, याद करेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने आज इस वीडियो में करवाई है। आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कब होगा, इस चीज़ का जितना भी आपको करवाया गया है उसका टेस्ट होगा आपका फ्राइडे को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।